हाँ तो भैया कहानी पिछली बार पहुंच गई थी अपनी वायरल डिसीज़ पे और वायरल डिसीज़ ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, तो अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और अगली जो बीमारी है वो है उपापचय क्रिया से संबंधित। कौन सी क्रिया से? उपापचय क्रिया से। इट मीन्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस, या कहें कि बॉडी की मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म क्या है? तो सीधा सा है कि अपना ताप, दाब, श्वसन, ब्रीदिंग, पल्स रेट, हार्ट बीट, है ना, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, भोजन, पाचन, तो ये सारी चीज़ें जो है ये समझना उपापचय क्रियाएं हैं। और जो इनसे संबंधित हो रोग तो वो उपापचय क्रिया से संबंधित डिसीज। ठीक है, शरीर में पानी की, प्रोटीन की, खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग सारे क्या है? उपापचय क्रिया से संबंधित। तो यहाँ दो डिसीज जो है अपन पढ़ने वाले हैं, एक तो दुग्ध ज्वर मिल्क फीवर और दूसरा होता है टिम्पेनी या ब्लोट या अफरा। आगे अफरा पढ़ाऊंगा, पहले अपन पढ़ लेते हैं मिल्क फीवर आज के टॉपिक में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो वही हमेशा की तरह नाम से ही आता है इनके, मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर, इसी को कहते हैं पोस्ट पार्चुरेंट पेरेसिस, है ना। अच्छा सा नाम, पोस्ट पार्चुरेंट पेरेसिस। नाम में अर्थ छुपा हुआ है। पोस्ट मतलब बाद, पार्चुरेंट शब्द आया पार्चुरेशन मतलब प्रसव से, जन्म से भय्यू के, और पेरेसिस जो कि बीमारी से संबंधित है। पोस्ट पार्चुरेंट पेरेसिस यानी कि प्रसवकालीन ज्वर। आई कथा समझ में? प्रसवकालीन क्यों कहा इसको? तो बोले प्रसव के ही शुरुआती 3 से 4 दिन में होने के संभावना सबसे ज़्यादा, मतलब भैयू का हैप्पी बर्थडे हुआ उसके अगले 4 दिन तक होने के चांस सबसे ज़्यादा इन 4 दिन में मिलती है खीस। और खीस इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स। कैल्शियम खूब सारा जा रहा है खीस के थ्रू बॉडी के बाहर, है ना, कमी हो जाएगी कैल्शियम की, इसीलिए दुग्ध ज्वर हो जाएगा। तो शुरुआत के 4 दिन तक, भैयू आने के 4 दिन तक। लेकिन सर ये तो हुई भैयू आने के 4 दिन तक की बात, 4 दिन के बाद तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, इसके बाद चांस कम हो जाएंगे, है ना। लेकिन इसके लाइफ में जब सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है वो टाइम है 3rd, 4th और 5th लैक्टेशन, मतलब कि 3rd, 4th, 5th प्रसव कह दो, दुग्धावस्था काल कह दो, मिल्किंग पीरियड कह दो, है ना। इंग्लिश वाले लोग परेशान नहीं होना। तो 3rd, 4th, 5th लैक्टेशन मतलब 3 से 4 दिन भैयू के आने के बाद के। लेकिन लैक्टेशन में पूछ ले कि इसके लाइफ में तो ये 10 लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन करती है, तो इन 10 लैक्टेशन या दुग्धावस्था काल में 3रा, 4था, 5वां जो भैयू वाला टाइम है, दुग्धावस्था काल आएगा, उस टाइम में सबसे ज़्यादा चांस है इस डिसीज़ के होने के। और उस टाइम पे एज रहेगी 6 to 7 ईयर या 6 से 10 साल, मोटा मोटा कहें तो एग्जैक्ट 6 से 7 साल। तो वर्ष में पूछे कब चांस ज़्यादा? 6 से 7 साल। ठीक है, लैक्टेशन कौन सा? 3rd, 4th, 5th लैक्टेशन। डे कौन सा? प्रसव के बाद में तो बोलना 3 से 4 दिन तक। ये 3 बातें यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, और भी नाम है इसके, दुग्ध ज्वर, मिल्क फीवर, झी ची घी का बुखार। समझना चाइनीज जापानीज नेम है और अभी रिसेंट में ही पूछा गया है। ठीक है, बाकी पोस्ट पार्चुरेंट पेरेसिस, प्रसवकालीन ज्वर, और कैल्शियम की कमी हो जाती है, या कहें कि कैल्शियम की कमी से ही बीमारी हो रही है, इसीलिए बीमारी का नाम दे दिया हाइपो। हाइपो मतलब कमी, किसकी? कैल्शियम की, इसलिए कैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया इज द अनदर नेम ऑफ मिल्क फीवर, है ना। तो ये बातें हैं भैया, याद रखना। बड़ा अच्छा लगता है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में, है ना, लेकिन तुम लोगों ने हिंदी इंग्लिश बुलवा बुलवा के सब मिक्सचर बना दिया मेरा। तो हाइपोकैल्सीमिया याद रखना बेटा। यहाँ पे हाइपो का मतलब है कमी। जहाँ जहाँ आप जीवन में कहीं भी पढ़ो हाइपो, वहाँ कमी। आगे समझना किस चीज़ की? कैल्शियम की कमी। तो हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो हाइपरथर्मिया, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो हाइपरथर्मिया, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर घट जाए तो हाइपोथर्मिया, कपकपी आ रही हाइपोथर्मिया, पसीना बहुत ज़्यादा रहा है हाइपर स्वेटिंग, कम आ रहा है हाइपो स्वेटिंग। तो ये शब्दों का ही झोल है सारा, उसका अर्थ समझ लिया तो लाइव झिंगा लाला, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं इसके नाम, पोस्ट पार्चुरेंट पेरेसिस, प्रसवकालीन ज्वर, हाइपोकैल्सीमिया, झी ची घी का बुखार, ऑल ऑफ दिस आंसर था उसका। ये रोग कमी का रोग है, ना कि किसी रोगाणु से होता है, ना जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ किसी से भी नहीं हो रहा है। तो जब सूक्ष्म जीव से बीमारी नहीं हो रही है तो क्या संक्रामक होगी? ना मुन्ना ना। फिर तो बोले ये जिसको कमी होगी बस उसी में ही होगी। मतलब कमी किस चीज़ की कमी? बोले कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन डी, इन 3 चीज़ की कमी। इसमें भी मेनली पूछ ले तो कैल्शियम की कमी है देवताओं,
आई बात समझ में। कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी और ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी मिल जाए, उपरोक्त सभी लगाएंगे। कोई एक आंसर देना हो तो कैल्शियम लगाएंगे, स्वाहा। आई बात समझ में, ये काम की बात है, ये गड़बड़ करती है एग्जाम में, इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, ठीक है, तीनों मिल जाए, उपरोक्त सभी मिले, उपरोक्त सभी, तीनों मिल जाए पर कोई एक आंसर ही देना है, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में नहीं है, उस कंडीशन में क्या लगाओगे, कैल्शियम। ये बात ध्यान रखना और गड़बड़ मत करना सूखा रोग रिकेट्स के साथ। रिकेट्स किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। तीनों में से कोई एक आंसर देना हो तो विटामिन डी, विटामिन डी नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में कैल्शियम लगाएंगे। कहाँ, रिकेट्स में। तो दोनों अपोजिट हैं ये, ऐसा समझ लेना, ठीक है। और मेटाबॉलिक डिसीज कह सकते हैं, उपापचयी रोग कह सकते हैं इस बीमारी को, ठीक है। एकमात्र बीमारी जिसमें टेम्परेचर डाउन होता है, घटता है, घटकर 96 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, एग्जैक्ट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब ये बीमारी में लक्षण क्या आते हैं, तो लक्षण आने के पहले समझ लो कहानी। अब होता क्या है, शरीर में है कैल्शियम, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तुम जो भी ठूस रहे हो, मिल्क पी रहे हो, पनीर खा रहे हो, चिकन खा गए हो, अंडे खा रहे हो, बीन्स खा रहे हो, मूंगफली खा रहे हो, है ना, पिज्ज़ा बर्गर ठूस रहे हो जिसमें कुछ भी नहीं होता है, तो जो भी चीज़ आप खा रहे हो तो आखिरी में डाइजेस्ट होने के बाद में उसमें से सारा एक्सट्रैक्ट, निचोड़, सार जो होता है पाचन के बाद, वो मिलाया जाता है ब्लड के अंदर। अब कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब आ गया ब्लड के अंदर। अब वही ब्लड पूरे बॉडी में दौड़ रहा है सारी चीज़ों को लेकर के, और आपकी हर एक सेल को, हर एक कोशिका को, बोले दिमाग को चाहिए है पोषण तो बोले ब्लड जा रहा है लेकर के, हाथ को चाहिए, हाथ में भी जा रहा है, इसीलिए हाथ आप आधा घंटा ऊपर रखे रहो, ब्लड बराबर नहीं जाएगा, झुंझुनी आने लगती है। आप सिर रख के सो जाओ, ब्लड नहीं जाएगा, झुंझुनी आने लगती है, एनर्जी नहीं है। आई बात समझ में। तो वही कथा यहाँ चल रही कि कैल्शियम की कमी हो जाती। कैसे कमी हो जाती, बोले आखिरी के 2 से 3 महीने प्रेगनेंसी के, गर्भावस्था के, गेस्टेशन के, काउ एनिमल में गेस्टेशन कहते हैं, तो उस प्रेगनेंसी के आखिरी के 2-3 महीने में भैयू की बोन्स का विकास होता है सबसे ज़्यादा। मतलब बोन्स में तो 30% कैल्शियम है, 15% फास्फोरस है, तो बोले 30% कैल्शियम की बनी है। तो सारा जो बॉडी का कैल्शियम है उसका एक बड़ा हिस्सा यूज हो जाता है किसमें भैया, हड्डियां बनाने में भैयू की। अब गाय ने भैयू का हैप्पी बर्थडे किया, हैप्पी बर्थडे टाइम पे गाय के शरीर में ऑलरेडी कैल्शियम की कमी, ऊपर से गाय जो है अच्छी जर्सी वाली ले आए तुम, छांट के बढ़िया दूध देने वाली 20 लीटर वाली, तुमको दूध वाली पसंद है, तुम जब भी बाहर निकलते हो सबसे पहले यही देखते हो किधर दूध वाली गाय है ना, एग्रीकल्चर के लोग, तुम बदमाश लोग। तो दूध वाली जो गाय होती है उसके मिल्क में भी कैल्शियम जा रहा है। हमने सुना है दूध पियोगे तो हड्डियां मजबूत होगी, मतलब दूध में क्या है, कैल्शियम है। मतलब भैयू ले गया कुछ हिस्सा कैल्शियम का, शरीर में कैल्शियम की कमी और कसर रह गई तो दूध ज़्यादा आ रहा है। दूध भी शुरुआत में कोलेस्ट्रम खीस बन रहा है शुरुआत के 4-5 दिन तक, तो वो जो शुरुआत के 3-4-5 दिन तक का टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन में कैल्शियम पूरा बॉडी का जो है उसका बड़ा हिस्सा बह बह के आता है दूध के साथ, किधर, अडर की तरफ, आयन संस्थान की तरफ, दुग्ध क्षरण तंत्र की तरफ, और वो कैल्शियम की दुग्ध क्षरण तंत्र के ऊपर एक लेयर बनने लगती है। आई कथा समझ में, वहीं पे कैल्शियम रुक जाता है, ऐसा समझो, है ना। अब 2 चीजें हैं, एक तो शरीर में है ही नहीं तो दुग्ध ज्वर हो गया, और दूसरा शरीर में तो है लेकिन ज्यादा दूध देने वाले पशु में इकट्ठा हो गया है एक जगह आयन के पास में, तो शरीर कमी के लक्षण दिखा रहा है क्योंकि बाकी अंगों को मिल नहीं पा रहा है। अब ये दोनों कथा में क्या अंतर है मैं बाद में समझाऊंगा, डिटेल में इनका ट्रीटमेंट भी समझाऊंगा, पहले लक्षण समझ लो। अब कमी के लक्षण में होता क्या है, कान ठंडे पड़ के लटक जाते हैं नीचे की तरफ, इसलिए तुमने देखा होगा जब भी दूध देने वाला पशु अगर नहीं उठ रहा है, खूब ठूसे मारो तो भी गाय उठी नहीं रही है, भैंसी बिल्कुल हिली नहीं रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले आके कान पकड़ता है। तो अपने छोटे हैं तो वो कान पकड़ता है, महसूस करता है, अगर ठंडा लग रहा है कान, मतलब खेल हो गया। खेल क्या हो गया, हाइपोथर्मिया, मतलब कि ताप गिर जाना। कान, सींग, पैर, थन, अयन जिधर छुओ सब ठंडा ठंडा लगने लगता है, लेकिन पसीना खूब निकलता होता ना, कई बार ऐसा ठंड लग रही, कपकपी लग रही है भाई, लेकिन पसीना आ रहा है, तो इधर पसीना आने लगता है, मतलब हाइपर ताप गिरना और पसीना आना, तो हाइपर स्वेटिंग, हाइपो कमी, हाइपर अधिकता किसकी, पसीने की, स्वेटिंग मतलब पसीना, थर्मिया मतलब ताप, तो ताप गिरना, पसीना आना,
विपरीत चीज हो रही है देखा जाए तो, है ना। तो सींग, कान, थन, अयन, ठंडे पड़ना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, शरीर में कैल्शियम की कमी है तो पैर लड़खड़ाने लगेंगे, पैर लड़खड़ाना, बार बार उठना बैठना, बार बार उठते बैठते एनर्जी शरीर की ख़त्म हो जाएगी, आखिरी में ये हालत होगी कि उठ ही नहीं पाएगा पशु। जब उठ नहीं पाएगा तो सीने के बल बैठेगा। सीने के बल कैसे? जैसे तुमने देखा होगा बछड़ों को, नवजात बछड़े जो होते हैं उनको बैठते नहीं आता अभी, है ना। गाय को तुमने देखा होगा, भैंस को देखा होगा, कोहनी मोड़ के ऐसे बैठती है आगे की। लेकिन जब बीमार हो जाता है पशु तो वो बछड़े की तरह हाथ पैर फैला लेता है ऐसे और सीने के बल बैठता है, चेस्ट धरती से, जमीन से, ग्राउंड से टच हो जाता है ना। तो वो ऐसे बैठता है। साथ में गर्दन पीछे की ओर फोल्ड कर लेता है ना। नेक फोल्डिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, या गर्दन को पीछे मोड़ के पिछले वाले पैरों पे रख लेता है। जैसे बछड़े तुमने सोते हुए देखेंगे वो गर्दन मोड़ के पीछे के पैर पे रख लेते हैं। तो यहाँ पशु थक चुका है, सीने के बल बैठ चुका है, गर्दन मोड़ चुका है। ये सारी कथा है लक्षण। सर आप तो एक पॉइंट बता दो, की पॉइंट जो काम में आए परीक्षा के, तो वो है ताप गिरना 96 to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और अत्यधिक पसीना आना, सींग, कान सबका ठंडा पड़ना, कैल्शियम की कमी होना, ये प्रमुख लक्षण हैं। बाकी सारी कथा जो है वो केवल 12वीं की कॉपी में भरने के काम आती है, जो इस साल हो नहीं रही है। तुमको तो मज़ा आ गया है। तो कुल मिलाकर के ये हो गया प्रमुख लक्षण, ठीक है भैया। अब बोले क्या करें ट्रीटमेंट में? बोले ट्रीटमेंट तो तब करोगे जब वास्तव में शरीर में कमी हुई होगी। अब कमी के कई बार शरीर लक्षण दिखाता है और कमी हुई नहीं है, क्यों? तो बोले कैल्शियम तो शरीर में है, पर्याप्त है। हमने बाहर से भी खूब कैल्शियम खिलाया पिलाया, बहुत ध्यान रखा 2-3 महीने आखिरी के, पूरी प्रेगनेंसी में बढ़िया ध्यान रखा कि भैया हैप्पी बर्थडे आने वाला है, खुशियां आने वाली है। लेकिन आखिरी में क्या, गाय दूध ही इतना देती है कि वो कैल्शियम सारा इकट्ठा हो जाता है आयन की तरफ, तो बाकी अंगों में कमी के लक्षण आ जाते हैं। अब क्या करें ऐसे में? वो कैल्शियम तो आयन पे इकट्ठा हो गया है ना, कि कैल्शियम जो है अडर वाले पार्ट में जो है लेयर बन चुकी है। अब क्या करें? तो बोले कुछ मत करो, एक टीट साइफन आता है, पिछली क्लास में मैंने बताया है, अभी इधर भी फोटो चिपका दूंगा साइड में यहाँ पे, है ना। तो भैया वो टीट साइफन जो है वो घुसेड़ देंगे थन में, और घुसेड़ करके अगर वो दूध निकालने दे तो हाथ से निकाल लेंगे, वो नहीं निकालने दे बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दूंगा, उठा के पेड़ पे बैठा दूंगा, या उठ ही नहीं रहा है वो जमीन पे से, तो एक काम करेंगे टीट साइफन थनों में लगाया और पीछे से जो है खोल दिया उसको इंजेक्शन जैसा प्रेशर से, तो सारा दूध ड्रेन हो जाएगा बाहर। अब क्या करा, आप पशु को उठाया, नहीं भी उठे तो कोई बात नहीं, टीट साइफन को फिर से लगाया और पीछे जो वो इंजेक्शन जैसा हिस्सा उसको लगाया, और वो पिचकारी की तरह काम करता है, हवा के पंप की तरह। हवा भर देंगे थन में, पूरा आयन फूल जाएगा, फूलने के बाद थनों पे लगा देंगे बैंडेज या पट्टी, है ना, टेप लगा दी, और उसकी करेंगे मालिश, कंटिन्यू रब करेंगे, मालिश करेंगे। मालिश करने से कैल्शियम दौड़ेगा पूरी बॉडी में, कैल्शियम दौड़ा बॉडी में, सारा बॉडी में पहुंच गया। मालिश आप करोगे तो वो जो लेयर जमी हुई थी कैल्शियम की, या प्रेशर से जब आप हवा भर रहे हो तो वो कैल्शियम की लेयर टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। जब आप कंटिन्यू रब करोगे, मालिश करोगे, मसाज करोगे तो जल्दी जल्दी ब्लड का फ्लो होने लगेगा, गर्म हो जाते हैं। क्यों? बोले ब्लड आने लगा तेजी से हाथ में। अब ब्लड जब तेजी से जाएगा तो साथ में कैल्शियम को भी लेके पूरे बॉडी में भागेगा। 20 मिनट के अंदर पशु खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम पूरे बॉडी में हर अंग में पहुंच चुका है। और 1 घंटे बाद वो बैंडेज भी निकाल देंगे। क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बाहर से तो कुछ नहीं किया, ना तो कोई मेडिसिन दी, ना कुछ नहीं किया। अभी मालिश करना और पंप से हवा देना ये कोई ट्रीटमेंट थोड़ी हुआ। पर इस काम को कहते हैं मेमोरी इनसफलेशन, स्तनीय प्रथमन, मतलब सबसे पहले स्तन को ट्रीट किया जाए बाहर से हवा भर के, इसको कहा स्तनीय प्रथमन मेमोरी इनसफलेशन। सो मेमोरी इनसफलेशन इज प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज, सो इट इज रिलेटेड फॉर मिल्क फीवर। ये ध्यान रखना देवताओं कि ये संबंधित है मिल्क फीवर से। अब दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन तो तब थी कि जब शरीर में कैल्शियम है, लेकिन शरीर में कैल्शियम नहीं है। अब क्या करें? अब क्या करें? बोले बाहर से कैल्शियम दो, कैल्शियम शरीर में है ही नहीं, कमी हो गई है, तो बोले कैल्शियम बाहर से देना पड़ेगा, अब इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ड्रिप लगानी पड़ेगी, है ना। तो कैल्शियम बाहर से देंगे भैया, और बाहर से कैल्शियम देने में यहाँ 2-3 चीजें हैं। पहली बात, कैल्शियम ग्लूकोनेट और बोरिक एसिड, नाम याद रखना, कैल्शियम ग्लूकोनेट प्लस बोरिक अम्ल या बोरिक एसिड। अब यही जो फॉर्मूला है मार्केट में आजकल बना बनाया जाता है, जिसको कहते हैं
कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट, कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट। और ये कैल्शियम बोरो ग्लूकोनेट जो है कितने % कंसंट्रेशन में चाहिए? 20 से 25% कंसंट्रेशन में। और 20 से 25% सांद्रता वाला 25 ml छोटे छोटे भेड़ बकरियों को, और 0 बढ़ा दो तो 250 ml गाय भैंसी को, काऊ बफेलो को, बड़े बड़े पशुओं को। ये कथा याद रखना भैया, ठीक है। यही मेन चीज़ है यहाँ पे जो पूछी जाती है ना। तो ये हो गया इसमें ट्रीटमेंट। और ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो एक मेडिसिन आती है फाइजर मिल्क फीवर, नाम याद रखना, पूछा गया है BHU में, फाइजर मिल्क फीवर। 2-3 दवाएं हैं जो कॉमन हैं जो पूछी जाती है। इसके 180 से 350 ml का इंजेक्शन दिया जाता है ना। मात्रा और नाम ये याद रखना, ये पूछा जाता है। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट भी पूछा जाता है। फाइजर मिल्क फीवर दी जाती है मिल्क फीवर में, नाम में ही छुपा हुआ है। और प्लेसेंटा नहीं गिरने पे रिप्लेंटा दवाई दी जाती है। प्लेसेंटा में रिप्लेंटा, ऐसा याद रख लेना है ना। तो प्लेसेंटा के लिए रिप्लेंटा। ये सारी डिसीज भैया। अब आखिरी में बच गया है अफरा या टिम्पेनी या ब्लॉट, जो कि अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा, क्योंकि 20-20 मिनट के होते हैं तो आप लोग प्रॉपर देख पाते हो और मैं भी ढंग से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, है ना। शेयर भी करते हो तो कोई व्यक्ति सोचता है कि चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। 20 मिनट बाद क्या होता है कि गधड़े आदमी का कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, वो सोचता है आप छोड़ो भी, अपने बस का नहीं है ना। तो ये इसीलिए छोटे छोटे एक डिसीज़ वाले एक वीडियो, है ना। अब यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखो भैया कि डेयरी उद्योग में, डेयरी इंडस्ट्री में हाईएस्ट हार्मफुल या कहें कि हाईएस्ट लॉस क्रिएट करने वाली बीमारी कौन सी, सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली बीमारी कौन सी डेयरी उद्योग में? तो आंसर आएगा थनेला। दूध किसी काम का ही नहीं रहता, है ना। और पशु भी कई बार थन बेकार हो जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना। एजोटोरिया बीमारी मेनली होती है हॉर्स में। एजोटोरिया मुख्यतः घोड़ों में होती है। घोड़ों में लवण की कमी से होती है और खनिज लवण में सेलेनियम, कैल्शियम, विटामिन ई की कमी से होती है, जिसमें मूत्र का कलर गहरा हो जाता है ना, ब्राउन कलर का सूसू आने लगता है। तो एजोटोरिया इज मेनली अफेक्ट टू हॉर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सेलेनियम, कैल्शियम एंड विटामिन ई। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा में नोट कर लेना भैया, है ना। अगली बीमारी अफरा टिम्पेनी ब्लॉट, जो कि अगली बार पढ़ेंगे। आज की कथा यहीं समाप्त तो होती है। शायद इतना समझ आया होगा। ये नाम एग्जाम में पूछे गए हैं, टेम्परेचर पूछा गया, किसकी कमी से होता है पूछा गया, टाइमिंग पूछता है, सर्वाधिक प्रभावित पशु को ये कब करती है ना। और ये टर्म याद रखना, हाइपो, हाइपर, स्वेटिंग, थर्मिया, ये सारी चीज़ें काम की है। और ट्रीटमेंट याद रखना, है ना। और मेमोरी इनसफलेशन, स्तनीय प्रथमन किसमें देते हैं, यही प्रश्न पूछ लेता है सड़ा सा, है ना, बिल्कुल सड़ा सा प्रश्न। पीएटी दुनिया की सबसे सरल एग्जाम है। स्टेट पीएटी किसी भी स्टेट का हो, चाहे यूपी केट हो, चाहे सीजीपीएटी हो, चाहे राजस्थान जेट हो, चाहे एमपी पीएटी हो, चाहे बिहार हो, चाहे दूसरे स्टेट जहाँ जहाँ होती हो वहाँ का भी। तो सारे हिंदी भाषी और इंग्लिश वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग ये बात ध्यान रखना, ये सबके लिए कॉमन है ना। या हर वो एग्ज़ाम जिसमें एनिमल या वेटनरी साइंस पूछा जाता है, एनिमल हस्बेंड्री पूछा जाता है, उन सब के लिए ये चीज़ें काम की है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इतने ध्यान से मुझे आखिरी तक सुनने के लिए सभी लोगों को थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।